आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है और भारत के साथ बातचीत करने के लिए बेचैन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। पीएम शहबाज शरीफ ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं और वह अपने पड़ोसी देश से बात करने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक सीमा पर हो रही घुसपैठ को पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट के मुताबिक इस्लामाबाद में पाकिस्तान खनिज शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है और अपने देश का निर्माण करना है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे मामलों पर चर्चा करने में गंभीर हों। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लंबे समय से बहुत ही खराब रहे हैं। साल 1947 में दोनों ही देशों की आजादी के बाद से लेकर अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। वहीं हाल के साल में रिश्तों में और भी कड़वाहट आई और वो इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों देशों के बीच हर तरह की बातचीत बंद है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अब कोई जंग न लड़ने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जंग अब कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। ये क्षमताएं एक आक्रामक के रूप में नहीं बल्कि रक्षा उद्देश्यों के लिए है। हमने पिछले 75 वर्षों में 3 जंगें लड़ी हैं, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी ही पैदा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुदा न करे अगर कोई परमाणु युद्ध हो जाए तो ये बताने के लिए कौन जिंदा बचेगा कि क्या हुआ, ये विकल्प नहीं है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, लेकिन ये भी उतना ही अहम है कि हमारा पड़ोसी भारत ये समझे कि हम तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि असामान्यताओं को दूर नहीं किया जाता है और गंभीर मुद्दों को शांतिपूर्ण और सार्थक चर्चा के माध्यम से संबोधित नहीं किया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत को लेकर भी बात करते हुए पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान $6 ट्रिलियन के खनिज भंडारण का घर होने के बावजूद लाभ उठाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की यात्रा की कहानी दिल दहला देने वाली है, लेकिन अगर हम शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषणों और प्रस्तुतियों को पूरी तरह से अमल में लाएं तो हम अपने पिछले गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गुलामी और भारतीय आधिपत्य से छुटकारा दिलाने के लिए एक गंभीर सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती, कोयला, पशु तस्करी और कई घोटालों में फंसी ममता बनर्जी की सरकार अब फ्लैट घोटाला मामले में भी फंसती दिख रही है। टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्म्स की अभिनेत्री नुसरत जहां इस ठगी मामले में घिर गई हैं। नुसरत जहां पर फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों के फ्रॉड का आरोप लगा है। बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज कराई है। आरोप है कि नुसरत जहां ने 2014 में फ्लैट देने के नाम पर 229 लोगों से करोड़ों रुपए लिए और उन्हें फ्लैट भी नहीं दिए। इस आरोप के तहत कोर्ट में केस और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस आरोप को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। टीएमसी ने बीजेपी के आरोप को खारिज कर दिया। सहकारी समितियों को फ्लैट देने के नाम पर एक सरकारी बैंक के कर्मचारियों से पैसे निकालकर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। नुसरत जहां उस संगठन के निदेशकों में से एक है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी का नाम 7 हेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। फ्लैट पाने के लिए एक सरकारी बैंक के कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सहयोग से उसी कंपनी के बैंक खाते में पैसा जमा किया गया था। इस संस्था के 7-8 निदेशक हैं। इन्हीं में से एक हैं राकेश सिंह। यहीं पर नुसरत जहां का नाम जुड़ा है, जिनके नाम पर पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है। कंपनी 7 हेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का पता गरियाहाट के हेमंत मुखर्जी सारणी है, लेकिन उस पते पर कंपनी का ऑफिस ही नहीं मिला। राकेश सिंह के ऑफिस की तलाश के दौरान गरियाहाट रोड पर P6 कंपनी का लोकेशन मिला। ये एक प्रोडक्शन हाउस है। आरोपों के मुताबिक 7 हेन्स कंपनी के निदेशकों ने बहुत सारी संपत्तियां खरीदी। उन्होंने इसे बेचकर अपने नाम पर संपत्ति खरीद ली। हालांकि नुसरत जहां के वकीलों का दावा है, नुसरत जहां ने खुद पाम एवेन्यू पर 1 करोड़ 98 लाख में एक फ्लैट खरीदा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 हेन्स कंपनी 2011 में बनाई गई थी। इसे मूल रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में बनाया गया था। नुसरत जहां 2014 में निदेशकों में से एक के रूप में कंपनी में शामिल हुई।
2017 में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। ये कंपनी बिजनेस तो कोलकाता में करती है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड पता भुवनेश्वर का है। आरोप है कि राकेश सिंह की कोलकाता में 4 अन्य कंपनीज भी हैं। राकेश सिंह ने उन चारों कंपनीज का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी का जाल बिछाया था। उस स्टेट बैंक के कर्मचारियों को गरियाहाट इलाके में फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसी आधार पर सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों ने 5.5 लाख रुपए दिए थे। एक सहकारी समिति बनाकर पैसा जमा किया गया, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया में देरी होने लगी तो कुछ बैंक कर्मचारियों ने मामले की जानकारी लेना शुरू कर दिया। तब उन्हें बताया गया कि गरियाहाट में उस साइज की जमीन उपलब्ध नहीं है, हिडको में जमीन दी जाएगी, इससे फ्लैट का साइज भी बढ़ जाएगा। 2 कमरे के फ्लैट के बजाय 3 कमरे के फ्लैट का वादा किया गया, लेकिन इतने सालों में भी उन्हें एक फ्लैट नहीं मिला। बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने कहा कि जिन 500 लोगों से उसने पैसे लूटे उनमें से कम 100 की मौत हो गई। अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उन्हें न्याय कब मिलेगा? मैं इसे वरिष्ठ नागरिकों को सौंपूंगा। उनका दावा है कि किसी भी मामले की एक प्रक्रिया होती है। वे सबसे पहले गरियाहाट थाना गए, पुलिस ने केस नहीं लिया, फिर अलीपुर कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा। एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस रिपोर्ट सौंपी गई। अलीपुर कोर्ट में 2 बार समन जारी किया गया, नुसरत नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने नुसरत को सुरक्षा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के आरोप को महत्व नहीं देना चाहती। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौट आए। अरविंद केजरीवाल पर एक कहावत एकदम फिट बैठती है। पूर्ण राज्य नहीं होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने लिए वो सारे अधिकार चाहते थे जो किसी पूर्ण राज्य के सीएम के पास होते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए मुकदमेबाजी पर फूंक डाले, आकाश पाताल एक कर दिया, पूरे विपक्ष को साथ ले आए। लेकिन संविधान भी कोई चीज होती है और कानून भी। अरविंद केजरीवाल के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार दिल्ली को लेकर जो बिल लाई है उसमें अब तक जो अधिकार केजरीवाल के पास थे वे भी कम हो गए हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सर्विसेज पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इस बिल में कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं जो पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ अध्यादेश में किए गए कुछ प्रावधानों को बिल में हटाया भी गया। इन बदलावों से सर्विसेज के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकार और ज्यादा सीमित होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक में अध्यादेश के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है, लेकिन अब इनमें से अध्यादेश की धाराओं को हटा दिया है, जिसके तहत कुछ अतिरिक्त प्रावधान करके दिल्ली विधानसभा की कानून पास करने की शक्तियों को सीमित किया गया था। मगर अब इस सेक्शन के हटाए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा पहले की तरह संविधान के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली सरकार से जुड़े विषयों के संबंध में कानून पास कर सकेगी। हालांकि सर्विसेज के मामले में विधानसभा का दखल बेहद सीमित रहेगा। इसके अलावा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की एनुअल रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा में पेश करने की अनिवार्यता के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया, ताकि गोपनीयता बनी रहे। केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों या मामलों से संबंधित मंत्रियों के आदेशों को एलजी और मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की अनिवार्यता के प्रावधान को भी हटाया गया है। बिल में किए गए नए प्रावधानों में सेक्शन 45D सबसे अहम है। इसमें कहा गया है कि संसद में पास किए गए कानून के आधार पर या उसके अनुपालन में दिल्ली में गठित किए गए किसी भी बोर्ड, अथॉरिटी, कमीशन या अन्य वैधानिक निकायों के अध्यक्ष, चेयरमैन या सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में पास किए गए कानून के आधार पर गठित किए गए किसी आयोग, बोर्ड या प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से सेक्शन 45H के प्रावधानों के तहत उपयुक्त लोगों के नाम का पैनल बनाकर एलजी को सिफारिश भेजी जाएगी। संसद में पेश विधेयक में किए गए बदलावों के बाद प्रशासन में उच्च स्तर पर दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम रह जाएगा। यहां तक कि मंत्री द्वारा जारी कोई स्टैंडिंग ऑर्डर कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध लगता है तो संबंधित विभाग के सचिव या अन्य उच्च अधिकारी उसे लागू करने या मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि सारे वैधानिक या वित्तीय अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे। सेक्शन 45D के शामिल होने से सभी प्रमुख बोर्ड, आयोग, प्राधिकरणों में नियुक्ति का अधिकार भी सीधे तौर पर एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा।
क्योंकि इनमें नियुक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएंगी। दिल्ली विधानसभा में पास कानूनों के आधार पर बनाए गए बोर्ड या आयोग में भी नियुक्तियां राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की तरफ से एलजी को भेजे जाने वाले नामों की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। ऐसे में यहां भी दिल्ली सरकार के अधिकार कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राधिकरण की अध्यक्षता भले ही सीएम कर रहे हों, लेकिन बाकी के 2 मेंबर्स केंद्र के नुमाइंदे ही होंगे और किसी भी मामले में फैसला बहुमत के आधार पर होगा। ऐसे में सीएम की भूमिका सीमित रहेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के दोनों सदनों में बहुमत नहीं होने के बावजूद विपक्षी दल ताबड़तोड़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि हमें पता है कि जीत नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा करेंगे। दिल्ली को लेकर केंद्र के बिल को पास होने से रोकने के लिए पसीना बहा रहे अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के हौसले पस्त हो गए हैं, तो वे अब सब मिलकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि विपक्षी दल धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर विपक्ष की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। आरोप है कि ऊपरी सदन में विपक्ष को काम करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि 2 पार्टियां इस मत पर थीं कि विपक्षी गठबंधन को राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने सदन में प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही शिकायतों में मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान जैसी बातें शामिल हैं। विपक्ष को लोकसभा में अपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का इंतजार है और इसी बीच वे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों का आरोप है राज्यसभा की कार्यवाही और प्रबंधन ने उनके लिए विरोध जताने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राय जुटा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी दल शिकायत और सुझाए गए रास्ते से सहमत हैं। एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि उन्हें सुना गया, लेकिन नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। विपक्षी गुट की बैठक में शुरुआत के दबाव बनाने को लेकर चर्चा हुई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मणिपुर में जातीय नरसंहार को लेकर सरकार के साथ उलझा रहा। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर पीएम को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने का यही एकमात्र तरीका था। विपक्ष को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का इंतजार है और उसे भी बखूबी पता है कि इससे मोदी सरकार गिरने नहीं जा रही, संख्या बल सरकार के पक्ष में है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में जिस लाल डायरी ने हलचल मचा रखी थी, आखिरकार उस लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आ ही गए। इसके साथ अशोक गहलोत की सियासी मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस से निकाले गए राजेंद्र गुढ़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही ऊंट गाड़ी यात्रा से ब्रेक लेकर जयपुर पहुंचे और विधानसभा सत्र के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले लाल डायरी के 3 पन्ने सबको दिखा दिए। गुढ़ा ने कहा कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के जो पन्ने राजेंद्र गुढ़ा ने जारी किए उसमें वैभव गहलोत, सीपी जोशी के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरके लेन देन की बातें कोड वर्ड में हैं। गुढ़ा ने यह भी दावा किया कि डायरी राजेंद्र राठौड़ की लिखी हुई है। वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर हुई चर्चा कि किस तरह भवानी सामोता किस तरह तय करके भी लोगों के पैसे नहीं दे रहा है। घर पर राजीव खन्ना और भवानी सामोता आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तो भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक बताता हूं। भवानी सामोता वर्तमान में आरसीए के सचिव हैं। दावा किया जाता है कि वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस पर जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। मैं इस डायरी के पन्नों पर लगातार खुलासे करता रहूंगा। जेल गया तो मेरा विश्वस्त व्यक्ति आप तक इन पन्नों को पहुंचाता रहेगा। गुढ़ा ने कहा कि आज दिखाए गए पेजेस पर आरसीए के करप्शन और लेन देन के साफ उल्लेख हैं। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है और रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव भी बनाया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाएं।
राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहराकर हलचल मचा दी थी। 24 जुलाई को गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर के सामने चले गए थे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धालीवाल की टेबल पर जाकर उनका माइक नीचे कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस विधायकों से उनकी धक्का मुक्की हुई थी। इस घटना पर गुढ़ा को पूरे सेशन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। गुढ़ा के साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर को भी सस्पेंड कर दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि विधानसभा में मुझसे डायरी छीनने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे निलंबित कर दिया गया। सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लाल डायरी में भ्रष्टाचार के सबूत होने की बात कही। राजेंद्र गुढ़ा से पूछा गया कि लाल डायरी किसकी है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो गांधी डायरी लिखते हैं। इस पर गुढ़ा ने कहा ये डायरी गांधी डायरी ही है। यदि किसी को शक हो तो धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग से मिलान कर लो। जब गुढ़ा से पूछा गया कि डायरी सबके सामने क्यों नहीं रख देते, टुकड़ों में क्यों रख रहे हैं, इस पर गुढ़ा ने कहा कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझ पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल महीनों तक पंजाब सरकार के हवाई जहाज पर बैठकर पूरे देश में सिर्फ इसलिए चक्कर लगाते रहे कि केंद्र सरकार के बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे तो केजरीवाल की बात तुरंत मान गए और अपना समर्थन भी दे दिया। कांग्रेस से लंबी बहस और खींचतान के बाद समर्थन देने का ऐलान किया गया तो केजरीवाल को लगने लगा कि वे दिल्ली से संबंधित बिल को राज्यसभा से पारित नहीं होने देंगे। लेकिन नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी से बिल पर सरकार के समर्थन का ऐलान कर केजरीवाल के सारे गणित को ही बिगाड़ दिया। राज्यसभा में खेल बिगड़ा तो आम आदमी पार्टी नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के ही खिलाफ हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर बीजू जनता दल और वाईएसआर का समर्थन मिलने पर कहा कि भले ही ये दल बीजेपी को समर्थन करें, लेकिन वो इस बात को तय मानकर चलें कि बीजेपी मौका मिलते ही इन्हें तोड़ने में जरा भी पीछे नहीं हटेगी। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ऐसी कई पार्टियां हैं जो संसद में बीजेपी की मदद करती रही हैं। इनमें बीजेडी, वाईएसआरसीपी और कई अन्य शामिल हैं। इन सभी पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा बीजेपी इन्हें तोड़कर अपनी सरकार बनाने में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता है, लेकिन 20 साल बाद वही पार्टी इस कदर से जनतंत्र के खिलाफ हो गई है कि आज वो कानून लाकर चुनी हुई सरकार को संविधान से जो हक मिले हैं उसे भी छीनने पर उतारू है। इससे पहले संजय सिंह ने दिल्ली अध्यादेश कानून लोकसभा में पास करने को कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। राज्यसभा में ये बिल गिर जाएगा। बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। लोग देख रहे हैं, जब राज्यसभा में बिल आएगा तो बिल को गिरा देंगे। राज्यसभा में संजय सिंह का यह दावा है कि राज्यसभा में विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले दलों के पास पर्याप्त संख्या बल है और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अध्यादेश विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संविधान और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मेवात के नूह में धार्मिक शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद वहां हिंसा भी व्यापक पैमाने पर हुई। इस हिंसा के विरोध में दिल्ली सहित कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किए गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस पर विरोध जताया तो इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए शाहीन अब्दुल्ला ने याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि दिल्ली में नूह हिंसा के बाद हो रहा प्रदर्शन और रैली, इस पर रोक लगाई जाए। अदालत ने प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण न दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 144 समेत अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस भी भेजा है। अदालत ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली में प्रदर्शन और रैली पर रोक नहीं लगाई। अदालत ने कहा कि रैली, प्रदर्शन के दौरान किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण न दिया जाए। अदालत ने कहा कि ये आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 23 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रैली, प्रदर्शन पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा
कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में जो याचिका लगाई गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरुद्ध प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है और माहौल बिगड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। अदालत में तुरंत सुनवाई को लेकर शाहीन अब्दुल्ला ने याचिका अदालत में लगाई थी और इस याचिका में देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये गुहार लगाई गई थी कि देश भर में हेट स्पीच पर रोक लगे और ये भी अपील की गई थी कि कुछ प्रदर्शनों को लेकर तुरंत सुनवाई की जाए, क्योंकि इन प्रदर्शनों से 2 समुदायों के बीच तनाव फैल सकता है। अदालत की बेंच ने इस याचिका पर कहा कि हेट स्पीच और कोई हिंसा, खासकर महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील CU सिंह ने अदालत का ध्यान इस बात पर दिलाया कि शाम को कुछ बैठकें भी होनी हैं। अदालत को बताया, नूह और गुरुग्राम में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रैलियों की वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है, जिस पर अदालत ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जान माल का नुकसान न हो। सोमवार को हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा फैल गई और इस दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं और आगजनी भी की गई। इसके बाद देखते ही देखते यह हिंसा गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती क्या राज्यसभा में दिल्ली संबंधी विधेयक तक ही सीमित है? ये सवाल इसलिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली और पंजाब के टॉप कांग्रेसी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक के पेश होने के ठीक पहले संदीप दीक्षित ने फिर से कहा कि इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए, न कि विरोध। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन को ही बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल के साथ है और इन सब के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की खबर केवल अफवाह है। वड़िंग पहले भी भगवंत मान की सरकार से गठबंधन से स्पष्ट इनकार कर चुके हैं। राजा वड़िंग ने यहां तक कह डाला कि अगर गठबंधन हुआ तो वे राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस से विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी गठबंधन नहीं होने के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं और इस संबंध में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन केजरीवाल के साथ खड़े हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता स्वयं को अलग पटरी पर बता रहे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यहां तक कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन तय है। दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेता भगवंत मान सरकार में मंत्री पद पर चाहते हुए ताकि लोगों के बीच जाया जा सके। उन्होंने इसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा बताया। भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के अनुसार केजरीवाल से गठबंधन कर कई कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ चल रहे विजिलेंस केसेस को सेटल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में स्पष्ट हो जाएगा कि भगवंत मान इस गठबंधन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जारी कार्रवाई पर डटे रहेंगे या फिर विजिलेंस कार्रवाई को रोकेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।